The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. Lord Mountbatten himself went aboard for last farewells to the men and their families. As Lord Mountbatten said, with the departure of the British forces, the outward and visible sign of British rule in India disappears, and its place is taken by something much more valuable, a really great friendship between the British and the Indians. एक पॉपुलर नैरेटिव है, जब ब्रिटिश आए उन्हें एक इकोनॉमिकली कमजोर और डिवाइडेड भारत मिला और उन्होंने इजीली कॉन्कर कर लिया। पर एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर इंडिया इतना ही कमजोर था तो यूरोप के सबसे पावरफुल नेशंस भारत के साथ ट्रेड करने के लिए क्यों डेस्परेट थे? अगर भारत इतना ही बैकवर्ड था तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां प्रॉफिट कमाने क्यों आई? और अगर मुगल एम्पायर कोलैप्स होने के बाद भारत भी कोलैप्स हो गया था तो फिर मराठा, मैसूर, सिख किंगडम्स ब्रिटिश को हराने के इतने करीब क्यों थे? आज का एपिसोड अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये वो नैरेटिव चैलेंज करेगा जो हमें पढ़ाई गई है। ये एपिसोड इंडिया परफेक्ट था नहीं कहेगा और ये एपिसोड इंडिया हेल्पलेस था भी नहीं कहेगा। ये बताएगा इंडिया क्या था, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि 1700s में इंडिया कैसा था, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि ब्रिटिश ने कैसे धीरे धीरे कंट्रोल लिया पूरे भारत का। तो चलो मिथ्स ब्रेक करते हैं। इंडिया हैड 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा और इमीडिएटली दो ही रिएक्शंस आते हैं, या तो भारत सोनी की चिड़िया थी या फिर ये तो प्रोपेगेंडा है, एग्जैजरेशन है। पर दोनों गलत है। तो सच क्या है? देखिए, 1700 में भारत की पॉपुलेशन दुनिया की लगभग 25% थी और जीडीपी लगभग 23 से 25% थी। मतलब पर कैपिटा टर्म्स में इंडिया एवरेज था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। पर ये पूरी स्टोरी नहीं है। जीडीपी सिर्फ साइज बताता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं बताता। और यहां इंडिया एक्चुअली स्पेशल था। 1700s में दुनिया के टेक्सटाइल्स का 25% इंडिया बनाता था। बंगाल का मलमल का कपड़ा इतना फाइन था कि ब्रिटिश वीवर्स कॉपी नहीं कर पाते थे। साउथ इंडिया का स्टील, जिसे बूथ स्टील कहा जाता है, उससे डेमास्कस स्वॉर्ड्स बनते थे। इंडिगो, सॉल्टपीटर, स्पाइसेस, यूरोप में इनका क्रेज था। तो भारत के पास रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दोनों थे, तो यूरोप को चाहिए। और यहां प्रॉब्लम शुरू होती है ब्रिटेन के लिए। यूरोप के पास इंडिया को देने के लिए कुछ नहीं था। ब्रिटेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया को बेचना चाहता था, पर इंडियंस को ब्रिटिश कपड़े नहीं चाहिए थे। हमारे पास अपना कॉटन था। ब्रिटिश वेपन्स बेचना चाहते थे, पर इंडियन मेटलर्जी ऑलरेडी एडवांस थी। तो इसलिए क्या हुआ? यूरोप से सिल्वर इंडिया की तरफ फ्लो होता था, क्योंकि यूरोपियंस को इंडियन गुड्स चाहिए थे, पर इंडियंस को यूरोपियन गुड्स नहीं। तो समझे आप ये पैटर्न? जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हो तो दूसरे आपसे व्यापार करने के लिए डेस्परेट होते हैं। और 1700s में इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग था, तभी तो यूरोप हमारे साथ ट्रेड करने के लिए डेस्परेट था। पर मुगल एम्पायर तो कोलैप्स हो रहा था। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और उसके बाद केओस। वीक एम्परर्स, सिविल वॉर्स, प्रोविंसेस खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। पर यहां एक क्रिटिकल मिस्टेक लोग करते हैं कि मुगल डिक्लाइन इज इक्वल टू डिक्लाइन ऑफ इंडिया। ऐसा सोचते हैं। देखो, मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था, दैट्स करेक्ट, पर भारत कमजोर नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था एक्चुअली? पावर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। मराठा कॉन्फेडरेसी 1750 तक नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर चुके थे। मैसूर किंगडम अंडर हैदर अली और टीपू सुल्तान मिलिट्री इनोवेशन कर रहे थे। सिख एम्पायर
पंजाब में कंसोलिडेशन, मॉडर्न आर्मी बिल्ड कर रहे थे। बंगाल दुनिया के सबसे अमीर प्रोविंसेस में से एक था। हैदराबाद और अवध इंडिपेंडेंट और इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे। ये सारे ही किंगडम्स वीक नहीं थे। एक्चुअली कुछ एस्पेक्ट्स में ये मुगल से ज्यादा एफिशिएंट थे, क्योंकि ये छोटे थे, सेंट्रलाइज थे, इसलिए फास्ट डिसीजंस ले सकते थे। मराठास ने मुगल को नॉर्थ इंडिया से निकाला। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को हराने के लिए रॉकेट्स यूज किए, जो उस टाइम यूरोप में नहीं थे। सिखों ने ऑर्गेनाइज्ड कैवलरी और आर्टिलरी डेवलप की। ये मीडिएवल किंगडम्स नहीं थे, ये एडेप्टिंग, मॉडर्नाइजिंग पावर्स थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये एक दूसरे से ज्यादा लड़ते थे। मुगल्स वर्सेस मराठास, मैसूर वर्सेस मराठास, बंगाल वर्सेस देयर इंटरनल राइवलरीज। और एग्जैक्टली ये वीकनेस थी जो ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट की। पर इस पर हम आगे आएंगे, पहले एक और मिथ ब्रेक कर दें। ब्रिटिश आए तो इंडिया बैकवर्ड था। इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। एजुकेशन, इंडिया में हजारों पाठशालाएं और मदरसास थे। ब्रिटिश के अपने सर्वेज नोट करते हैं कि 1820s में भी भारत के कुछ एरियाज की लिटरेसी रेट ब्रिटेन से ज्यादा थी। मेडिसिन, आयुर्वेद, यूनानी सिस्टम्स एस्टैब्लिश थे। स्मॉलपॉक्स वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले से था। मैथमेटिक्स के फील्ड में केरला कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स यूरोप से पहले ही डेवलप कर चुका था। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स थे, कैनाल्स थे, इरिगेशन सिस्टम्स थे। पर हाँ, यूरोपियन स्टाइल रेलवेज नहीं थे, क्योंकि रेलवेज की जरूरत ही नहीं थी। इंडिया का इकोनॉमी लोकल और रीजनल था, इसलिए बैलगाड़ियां और रिवर ट्रांसपोर्ट काफी थे। ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवेज इसलिए नहीं बनाए कि भारत को डेवलप करना था। रेलवेज इसलिए बनाए क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल्स कोस्टल पोर्ट्स तक ले जाने थे और ट्रूप्स को रेबेलियन एरियाज में जल्दी भेजने के लिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया परफेक्ट था। कास्टिज्म था, जेंडर इनइक्वालिटी थी, चाइल्ड मैरिज था, सती प्रथा थी। पर यह भी सच है कि विक्टोरियन इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। चाइल्ड लेबर लीगल था। लंदन के रास्ते कूड़े से भरे रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं, बैकवर्डनेस एक रिलेटिव टर्म है। और अगर आप 1700s के स्टैंडर्ड से देखोगे तो इंडिया एवरेज से बेटर था और बैकवर्ड तो बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं। 1600s, 1700s में यूरोप के लिए इंडिया एक ऑब्सेशन था। क्यों? क्योंकि स्पाइसेस, खाना प्रिजर्व करने के लिए, टेस्ट के लिए। टेक्सटाइल्स, यूरोपियन टेक्सटाइल्स रफ थे। इंडियन कॉटन सॉफ्ट और कलरफुल था। इंडिगो, ब्लू डाई जो यूरोप में नहीं मिलता था। सॉल्ट पीटर, गन पाउडर बनाने के लिए क्रूशियल था। और सबसे इंपॉर्टेंट, टी, कॉफी, शुगर। ये लग्जरी गुड्स थे जो इंडियन ट्रेड रूट से यूरोप जाते थे। और इसलिए सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं आए भारत। सबसे पहले पोर्चुगीज आए, गोवा में सेटल हुए, फिर डच कोस्टल एरियाज में, उसके बाद आए ब्रिटिश, फिर डैनिश आए, वो ट्रैंकिबार में सेटल हुए, और फाइनली फ्रेंच आए जो इवेंचुअली पौंडीचेरी में सेटल हुए। सो बेसिकली सभी डेस्परेट थे इंडिया में अपने पैर जमाने के लिए। अब सोचो, अगर इंडिया इतना वीक, बैकवर्ड, डिवाइडेड था तो इतनी कंपटीशन क्यों थी? क्योंकि इंडिया एक प्राइज था, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, और जिसने भी इसको कंट्रोल कर लिया वो सुपर पावर बन सकता था। तो समराइज करते हैं 1700s के भारत को। हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस थे। हम पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड थे पर इंडिविजुअली सारे किंगडम्स स्ट्रांग थे। हम टेक्नोलॉजिकली कंपेरेबल थे क्योंकि कुछ एरियाज में हम बेटर और कुछ एरियाज में थोड़े पीछे थे। कल्चरली रिच भी थे, एजुकेशन, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऑल ऑफ दिस वाज थ्राइविंग। पर हमारी दो मेजर वीकनेसेस थी।
पहला, यूनिटी नहीं थी। मराठास मैसूर से लड़ रहे थे, बंगाल मराठाओं से डर रहा था और सिख अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे थे। कोई एक इंडियन फ्रंट नहीं था। और दूसरा, मिलिट्री इनोवेशन में थोड़े पीछे थे हम, क्योंकि यूरोपियन वॉरफेयर चेंज हो रहा था। वो डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री फॉर्मेशंस बनाकर अटैक करते थे, कोऑर्डिनेटेड वे में आर्टिलरी का इस्तेमाल करते थे और नेवल सुप्रीमेसी भी हासिल कर चुके थे। इंडियन किंगडम्स के पास ब्रिलियंट कैवलरी जरूर थी, पर मॉडर्न यूरोपियन मिलिट्री टैक्टिक्स अडेप्ट करने में टाइम लगा और यहां ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिली। 1757 बैटल ऑफ प्लासी ये टर्निंग पॉइंट था, पर ये मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की विक्ट्री थी। ब्रिटिश ने बंगाल को हराने के लिए बंगाल की ही आर्मी यूज की, मीर जाफर को ब्राइब किया, इंटरनल डिविजन्स एक्सप्लॉइट किए और ये उनका ब्लूप्रिंट बन गया। तो जब अगली बार कोई आपसे कहे ब्रिटिश आए तो इंडिया ऑलरेडी वीक था, तो आप उससे ये बोलिए कि भारत इकोनॉमिकली वीक नहीं था। हम तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में लीडर थे। हम टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड भी नहीं थे, कंपेरेबल थे, फैक्ट कुछ एरियाज में एडवांस्ड भी। हम बस पॉलिटिकली यूनिफाइड नहीं थे और यही एक्चुअल वीकनेस थी। अंग्रेज भारत को जंग में हराकर नहीं जीते, उन्होंने इंडिया को डिवाइड करके जीता, अलायंसेस बनाकर जीता, पॉलिटिकल गेम्स खेलकर जीता। और अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि आगे की 200 साल की कहानी सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की कहानी है। अगला एपिसोड है हाउ अ ट्रेडिंग कंपनी कॉन्कर्ड अ सबकॉन्टिनेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी को विलन की तरह नहीं देखेंगे, कंपनी की तरह देखेंगे। उसका बिजनेस मॉडल क्या था, प्रॉफिट कैसे कमाता था और एक व्यापार करने वाली कंपनी रूलर कैसे बन गई। क्योंकि जब तक आप कंपनी को नहीं समझोगे तब तक आप ब्रिटिश राज को नहीं समझ पाओगे। और ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करो। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री ऐसी ही होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के साथ, लॉजिक के साथ, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको इंडिया के 1700s के बारे में सबसे सरप्राइजिंग क्या लगा। मैं अरुणव दास आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में।